हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी तक हम लोगों ने कवर कर लिया वास्को ड गामा 1501 में इंडिया वापस आया था। ठीक है, उसके बाद पोर्तुगीज़ ने फैक्ट्रीज सेटअप करने का फाइनली परमिशन ले लिया था। ठीक है, तो इफ यू विल से आई कैन रिवाइज। ओके, वी read advent of Europeans in India in the first lecture. Okay, then we understood that ancient, medieval and modern periods in the history are very difficult to distinguish, and to read about the 15th to read about the मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हम लोगों को 15th सेंचुरी में जाना पड़ेगा, वो समय जब इंडिया में मुगल्स ने अपना एम्पायर इस्टेब्लिश भी नहीं किया था। तो पहले हम लोगों ने पढ़ा था पोर्तुगीज़ इन इंडिया। ओके, उसके बाद वी रेड अबाउट द डिक्लिनेशन ऑफ द रोमन एम्पायर। उसके बाद जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द यूरोपियंस एंड इंडिया डिक्लाइन हो गया था, उसके वजह से कमोडिटीज़, स्पाइसेस, कैलिकोस, सिल्क एंड वेरियस प्रीशियस स्टोन्स अफेक्ट हुए थे। फिर 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल ओटोमन तर्क्स के अंदर आ गया था। मर्चेंडाइज जब भी यूरोपियन मार्केट्स में जाता था तो अरब मुस्लिम इंटरमीडियरीज के थ्रू होकर जाता था। रेड सी ट्रेड रूट को मुस्लिम रूलर्स मोनोपोली, उसमें अपना मोनोपोली कर लिए थे, उसमें से बहुत रेवेन्यू जनरेट किया था उन्होंने। इन दिस ये सारे सर्कमस्टांसेस हुए थे और फिर यूरोपियंस ने इंडिया का डायरेक्ट सी ट्रेड रूट खोजने के लिए अटेम्प्ट्स स्टार्ट कर दिए थे। ओके, उसके बाद 15th सेंचुरी में यूरोप में रेनेसेंस का स्पिरिट चल रहा था। उसी टाइम यूरोप में बहुत सारे एडवांसेस हो रहे थे, शिप बिल्डिंग एंड नेविगेशन हो रहे थे, और यूरोप में सी वॉयजेस टू रीच द अननोन कॉर्नर्स ऑफ द ईस्ट, ये सारे चीज़ें चल रही थी। उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा था यूरोप में, वहाँ पे बहुत सारे एक्सपेंशन हो रहे थे, प्रोग्रेस कर रहे थे चीज़ें। एक्सपेंशन ऑफ लैंड अंडर कल्टिवेशन हो रहा था। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ द इम्प्रूव्ड प्लग हो रहा था एग्रीकल्चर में। उसके बाद साइंटिफिक क्रॉप मैनेजमेंट हो रहा था, क्रॉप रोटेशन हो रहा था, इंक्रीज सप्लाई ऑफ मीट हो रहा था, जिसकी वजह से स्पाइसेस की डिमांड बढ़ रही थी। उसके बाद ओरिएंटल लग्जरी गुड्स की भी डिमांड यूरोप में बढ़ रही थी। ओके, उसके बाद वेनिस एंड जियोना ये प्रॉस्पर कर रहे थे। ठीक है, लेकिन ओटोमन तर्क्स को टेक ओवर करने के लिए दे वर नॉट सफिशिएंट। ओके, एंड उसके बाद इट वाज इन 1487 द पोर्तुगीज नेविगेटर बार्थोलोम्यू डियास केप ऑफ गुड होप का राउंड लगाया एंड सेल्ड अप द ईस्टर्न कोस्ट पहुंच गया। एंड वो कन्विंस हो गया था कि वो सी रूट टू इंडिया खोज लिया है, बट उस समय नहीं, बल्कि 10 साल बाद वो 1487 में ये कन्विंस हो गया था। लेकिन 1497 में यानी कि 10 साल बाद इंडिया पहुंचा पोर्तुगीज़ का शिप। ठीक है, एग्जैक्टली इन मई 1498। ओके, तो हाउ पोर्तुगीज़ स्टार्टेड ट्रेडिंग एंड हाउ दैट ट्रेडिंग टर्न इनटू रूलिंग इन इंडिया। ओके, उसके बाद अराइवल ऑफ द 3 शिप्स अंडर वास्को ड गामा लेड बाई गुजराती पायलट अब्दुल माजिद। तो वास्को ड गामा इंडिया आया था शिप के थ्रू और उसको हेल्प किया था अब्दुल माजिद ने। ठीक है, वास्को ड गामा कलिकट आया था 1498 में, उसको वेलकम किया था कलिकट के हिंदू रूलर जामोरिन ने। ठीक है, एंड उसको बहुत ही फ्रेंडली रिसेप्शन दिया वास्को ड गामा को जामोरिन ने। ठीक है, एंड हु हैड अ गुड बिजनेस ऑन द अरब ट्रेडर्स खुश नहीं थे पोर्तुगीज़ के आने से। ओके, एंड फॉर सेंचुरीज द ट्रेडिंग सिस्टम इन द इंडियन ओशियन हैड न्यूमरस पार्टिसिपेंट्स। बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स रहे इंडियन ओशियन में, इंडियंस, अरब्स, अफ्रीकन्स फ्रॉम द ईस्ट कोस्ट, चाइनीज, जापानीज अमॉन्ग्स अदर्स, बट इस पार्टिसिपेंट्स हैड एक्टेड ऑन टू सम टैक्टिक रूल्स ऑफ कंडक्ट। ओके, वो कभी भी, ये सारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स रहे इंडियन ओशियन में, ये कभी भी इंडिया में रूल करने के मोटिव से नहीं आए ये हमेशा इंडिया आए प्रॉफिट बनाने के लिए। लेकिन पोर्तुगीज़ वो थे जो इंडिया में प्रॉफिट बनाने के लिए आए। ओके, उसके बाद वास्को ड गामा स्टेड इन इंडिया फॉर 3 मंथ्स। वास्को ड गामा इंडिया में 3 महीने रहा। यहाँ से स्पाइसेस ले जाकर वो यूरोप में बेचा, यूरोप में बहुत प्रॉफिट बनाया वो। ठीक है, द इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्ट पेपर was made clear by the fact that elsewhere the Europeans who had to buy through Muslim middlemen would have had to spend 10 times as much as
एज मच फॉर द सेम अमाउंट ऑफ पेपर। तो जो पेपर वास्को ड गामा लेकर आया था उसको ख़रीदने के लिए 10 टाइम्स कम पैसा देना पड़ रहा था जो कि पहले से वहाँ पर मुस्लिम इंटरमीडियरीज बेच रहे थे। ठीक है, तो उसी की वजह से बहुत सारे प्रॉफिट सीकिंग मर्चेंट्स यूरोप के बहुत सारे प्रॉफिट सीकिंग मर्चेंट्स ने देखा कि ये बहुत ही प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है, तो दे ऑल्सो वेर टेम्प्टेड टू कम टू इंडिया। ओके, उसके बाद अ वॉयज वॉज अंडरटेकन बाई पेड्रो अल्वारेज कैब्रल टू ट्रेड फॉर स्पाइसेस। ही नेगोशिएटेड एंड एस्टैब्लिश अ फैक्ट्री एट कैलिकट। ओके, कैलिकट में पेड्रो अल्वारेज कैब्रल ने फैक्ट्री सेटअप किया था। पेड्रो अल्वारेज कैब्रल उसने कैलिकट में फैक्ट्री सेटअप किया था। उसके बाद सितंबर 1500 में वो इंडिया आया था। ओके, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई कि पोर्तुगीज़ वो उस फैक्ट्री में लोकल लोगों ने अटैक किया, फिर कैब्रल ने रिवेंज लिया, बहुत सारे शिप्स को डुबोया, बहुत सारे लोगों को मारा। ओके, अरब मर्चेंट के शिप्स को। ठीक है, उसके बाद कैब्रल फाइनली वहाँ के कोचिन के लोकल रूलर से बहुत ट्रीटी साइन किया। कोचिन और कननौर के रूलर्स से ट्रीटी साइन किया, प्रॉफिटेबल ट्रीटीज़। ओके, एंड वास्को ड गामा वापस से इंडिया आया 1501 में। ठीक है, जामोरिन ने डिक्लाइन कर दिया टू एक्सक्लूड अरब मर्चेंट्स को एक्सक्लूड करने से डिक्लाइन कर दिया। ओके, वास्को ड गामा के फेवर में। वो वास्को ड गामा को फेवर नहीं करना चाहता था। ठीक है, वो चाहता था कि आप भी बिजनेस करिए, अरब मर्चेंट्स भी बिजनेस करेंगे, जापानीज़ भी बिजनेस करेंगे, सारे बिजनेस करेंगे एंड ये रहेगा रूल। ठीक है, सो हिज रप्चर विद जामोरिन बिकेम टोटल एंड कंप्लीट। दोनों में झड़प हो गई। ठीक है, उसके बाद फाइनली ग्रेजुअली अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग फैक्ट्रीज एंड ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ पोर्तुगीज़ गॉट परमिशन टू फोर्टिफाई दीज सेंटर्स। तो फाइनली पोर्तुगीज़ ने जो भी फैक्ट्रीज बनाई थी उन सारे सेंटर्स को फोर्टिफाई करने का परमिशन अभी तक में पोर्तुगीज़ ने ले लिया था। ओके, तो यहाँ तक अपन ने कंप्लीट किया था। अब हम स्टार्ट करेंगे फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया से। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। In 1505, the King of Portugal appointed a governor in India for a 3-year term and equipped the incumbent with sufficient force to protect the Portuguese interests. Francisco de Almeida, the newly appointed governor, was asked to consolidate the position of Portuguese in India and to destroy Muslim trade by seizing Aden, Ormuz and Malacca. He was also advised to build fortresses as Anjadiva, Cochin, Kannanur and Kilwa. What Almeida, however, encountered along with the opposition of Zamorin was a threat from the Mamluk Sultan of Egypt. 1505 में पोर्तुगल के राजा 3 साल के कार्यकाल के लिए भारत में एक गवर्नर नियुक्त किया और पुर्तगाली हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त बल के साथ सत्ताधारी को सुसज्जित किया। नवनियुक्त गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पोर्तुगीज इन इंडिया। ठीक है, नवनियुक्त गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को भारत में पुर्तगालियों की स्थिति को मजबूत करने और अदन, ओरमुज और मलक्का पर कब्जा करा के मुस्लिम व्यापार को नष्ट करने के लिए कहा गया था। ओके, तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया को एक जॉब असाइन हुआ था। वो जॉब ये था कि इंडिया में जाने के एज अ गवर्नर जाने के बाद वो एडन, ओरमुज और मलक्का को सीज करेगा और जो भी वहाँ पे मुस्लिम ट्रेडर्स हैं उन लोगों को डिस्ट्रॉय करेगा। ठीक है, उन्हें अंजदीवा, कोचिन, कन्नौर और किलवा में किले बनाने की भी सलाह दी गई थी। ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया को सजेशन दिया गया था कि आप अंजदीवा, कोचिन, कन्नौर और किलवा में किले बनाएं। ओके, अल्मेडिया हालांकि जामोरिन के विरोध के साथ सामना करना पड़ा। ठीक है, मिस्र के मामेलुक सुल्तान से खतरा था, मामेलुक सुल्तान ऑफ इजिप्ट। ओके,
तो ये सारे काम फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया को मिले थे, ठीक है, लेकिन उसको जामोरिन के बिहेवियर को भी जामोरिन रेजिस्ट कर रहा था, ये सारी चीज़ें ना हो, उसको भी झेलना पड़ा था। एंड इजिप्ट के मेमलुक सुल्तान से उसको खतरा था, फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया को। ओके, encountered by the merchants of Venice, whose lucrative commerce was now at risk due to Portuguese interference. The Egyptians raised a fleet in the Red Sea to stop the advance of the Portuguese. In 1507, the Portuguese squadron was defeated in a naval battle of Diu by the combined Egyptian and Gujarat navies, and Almedia's son was killed. Next year, Almeida avenged his defeat by totally crushing the two navies. Almeida's vision was to make the Portuguese the master of the Indian Ocean. His policy was known as Blue Water Policy, Carthaze System. Okay. वेनिस के व्यापारियों द्वारा प्रोत्साहित किया गया, जिनके आकर्षक वाणिज्य अब पुर्तगाली हस्तक्षेप के कारण जोखिम में थे। मिस्रियों ने पुर्तगालियों की उन्नति को रोकने के लिए लाल सागर में एक बेड़ा खड़ा किया। ओके, द इजिप्शियंस रेज अ फ्लीट इन द रेड सी टू स्टॉप एडवांस ऑफ द पोर्तुगीज। इजिप्शियंस पोर्तुगीज को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते थे। रेड सी में इजिप्शियंस ने एक फ्लीट, ओके, एक बेड़ा खड़ा किया टू स्टॉप द एडवांस ऑफ पोर्तुगीज। 1507 में मिस्र और गुजरात की संयुक्त नौसेनाओं द्वारा दीव के पास एक नौसैनिक युद्ध में पुर्तगाली स्क्वाड्रन को पराजित किया गया था, ठीक है। 1507 में पोर्तुगीज स्क्वाड्रन को डिफीट किया गया था इन अ नेवल बैटल ऑफ दीव बाय द कंबाइंड इजिप्शियन एंड गुजरात नेवीज, ठीक है, और अल्मेडा का बेटा मारा गया था, ठीक है। इस बैटल में, जो कि इजिप्शियन और गुजरात नेवीज के द्वारा हुई थी अगेंस्ट अल्मेडिया, इस बैटल में फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया का बेटा मारा गया था। अगले साल अल्मेडा ने दोनों नौसेनाओं को पूरी तरह से कुचलकर अपनी हार का बदला लिया। अल्मेडा की दृष्टि पुर्तगालियों को हिंद महासागर का स्वामी बनाना था, ठीक है। अल्मेडिया का ये मोटिव था, ये विजन था कि पुर्तगालियों को इंडियन ओशियन में, ठीक है, मास्टर बनाना है। उनकी नीति को ब्लू वाटर पॉलिसी, कार्टेज सिस्टम के रूप में जाना जाता था। हिज पॉलिसी वाज बेसिकली नोन एज ब्लू वाटर पॉलिसी एंड ऑफिशियली कार्टेज सिस्टम। Next is we will read about Al-Bukhari. Okay, Al-Bukhari, who succeeded Almeida as a Portuguese governor in India, was the real founder of Portuguese power in the East, a task he completed before his death. He secured for Portugal the strategic control of the Indian Ocean by establishing bases overlooking all the entrances to the sea. There were Portuguese strongholds in the East Africa of the Red Sea at Ormuz, in Malabar and Malacca. The Portuguese under Al-Bukhari bolstered their stranglehold by introducing a permit system for other ships and exercising control over the major shipbuilding centers in the region. अल-बुकुर्क, जो भारत में पुर्तगाली गवर्नर के रूप में अल्मीडा के उत्तराधिकारी बने, फ्रांसिस्को डी अल्मीडिया के बाद अल-बुकुर्क बने, पूर्व के पुर्तगाली शक्ति के वास्तविक संस्थापक थे, ठीक है। एक कार्य जिसे उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले पूरा किया था। अल-बुकुर्क ने पोर्तुगीज को इंडिया में सेट किया था, एक बेस बना दिया था इंडिया में पोर्तुगीज के लिए, ठीक है। उन्होंने पुर्तगाल के लिए समुद्र के सभी प्रवेश द्वारों की ओर से
ठिकाने स्थापित करके हिंद महासागर का, इंडियन ओशियन का रणनीतिक नियंत्रण हासिल किया। ओके। पूर्वी अफ्रीका में लाल सागर के पास, ठीक है, लाल सागर के पास ओरमुज में पुर्तगाली गढ़ थे। ठीक है, ओरमुज में पुर्तगाली के गढ़ थे, मलाबार में और मलक्का में। ठीक है, नियर द रेड सी के पास, लाल सागर के पास पुर्तगालियों के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स थे। ठीक है, ओरमुज में थे, मलाबार में थे एंड मलक्का में थे। अलबुकुर्क के अधीन पुर्तगालियों ने अन्य जहाज़ों के लिए एक परमिट प्रणाली शुरू करके और इस क्षेत्र के प्रमुख जहाज निर्माण केंद्रों पर नियंत्रण करके अपनी पकड़ मजबूत की। Okay. Non-availability of timber in the Gulf of Red Sea regions for shipbuilding and also helped the Portuguese in their objectives. Albuquerque acquired Goa from Sultan of Bijapur in 1510 with ease. The principal port of Sultan of Bijapur became the first bit of Indian territory to be under the Europeans since the time of Alexander the Great. An interesting feature of his rule was the abolition of sati. जहाज निर्माण के लिए खाड़ी और लाल सागर क्षेत्रों में लकड़ी की अनुपलब्धि ने भी पुर्तगालियों को उनके उद्देश्य में मदद की। अलबुकुर्क ने आसानी से 1510 में बीजापुर के सुल्तान से गोवा का अधिग्रहण किया। बीजापुर के सुल्तान का प्रमुख बंदरगाह सिकंदर महान के समय से, अलेक्जेंडर द ग्रेट के समय से यूरोपीय लोगों के अधीन होने वाला भारतीय क्षेत्र का पहला हिस्सा बन गया। ठीक है, तो ये जो एक्वायर किया ये सुल्तान ऑफ बीजापुर से अलबुकुर्क ने गोवा को, ठीक है, गोवा को अलबुकुर्क ने सुल्तान ऑफ बीजापुर से एक्वायर किया था 1510 में। तो ये पहला बिट था ऑफ इंडियन टेरिटरी टू बी अंडर यूरोपियंस। ठीक है, और एक और चीज़ जो अलबुकुर्क ने इम्पॉर्टेंट किया था टू रिमेंबर इज दैट उसने सती सिस्टम को एबॉलिश किया था। ठीक है, जो मैरिड वुमेन होती है वो अपने हस्बैंड के मरने के बाद आग में जाकर अपने आप को जला लेती थी, तो इसको सती कहा जाता था। इसको अलबुकुर्क ने ख़त्म किया था। The Portuguese men who had come on the voyages and stayed back in India were from Albuquerque's day, encouraged to take local wives. In Goa and the province of North, they established themselves as village landlords, often building new roads and irrigation works, introducing new crops like tobacco and cashew nut, or better plantation varieties of coconut, besides planting large grove of coconut to meet the need of coir, rigging and corage. In the cities such as Goa and Cochin, they settled as artisans and master craftsmen, besides being traders. Most of such Portuguese came to look upon their new settlements rather than Portugal as home. पुर्तगाली पुरुष जो यात्रा पर आए थे और भारत में वापस आ गए थे, उन्हें अलबुकुर्क के समय से ही स्थानीय पत्नियों को लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। गोवा और उत्तर प्रांत में उन्होंने खुद को गांव के जमींदारों के रूप में स्थापित किया। अक्सर नई सड़कों और सिंचाई कार्यों का निर्माण, तंबाकू और काजू जैसी नई फसलें या नारियल की बेहतर रोपण किस्मों के अलावा, नारियल के बड़े पेड़ों को रोपण के अलावा कॉयर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए। ओके, जो बेसिकली वहाँ अलबुकुर्क के साथ लोग आए थे वो इंडिया में ही इस्टेब्लिश हो गए थे। वो यहाँ के लोकल वाइफ्स के साथ, लोकल वुमेन्स के साथ शादी करते थे एंड दे इस्टेब्लिश देमसेल्व्स एज विलेज लैंडलॉर्ड्स। ठीक है,
उन्होंने बहुत सारे डेवलपमेंट्स किए इंडिया में रहकर, बहुत सारे फसलें, नई फसलें को लेकर आए। ओके, हेरा फेरी और डोरी। ओके, गोवा और कोचीन जैसे शहरों में वे व्यापारी होने के साथ साथ कारीगर और शिल्पकार के रूप में बस गए। ठीक है, वो बेसिकली बिजनेसमैन तो थे बट वे आर्टिजियंस भी काफ़ी अच्छे थे। ठीक है, कोचीन और गोवा जैसे शहरों में वो एस्टैब्लिश हो गए। ऐसे अधिकांश पुर्तगाली पुर्तगाल के बजाय अपनी नई बस्तियों को घर के रूप में देखने आए। ठीक है, उन्होंने इस जगह को अपना घर समझने लग गए। वे ये गोवा और कोचीन में अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया और इसी जगह को अपने घर के रूप में समझने लग गए। नीनो डा कुन्हा, द नेक्स्ट इज नीनो डा कुन्हा। Nino da Cunha assumed office of the governor of Portuguese interests in India in November 1529 and almost 1 year later shifted the headquarters of Portuguese government in India from Cochin to Goa. Bahadur Shah of Gujarat, during his conflict with the Mughal Emperor Humayun, secured help from the Portuguese by ceding to them in 1534 the island of Bassein with its dependencies and revenues. He also promised them a base in Diu. However, Bahadur Shah's relation with the Portuguese became sour when Humayun withdrew from Gujarat in 1536. Since the inhabitants of the town started fighting with the Portuguese, Bahadur Shah wanted to raise a wall of partition. Opposing this, the Portuguese started negotiations, in the course of which the ruler of Gujarat was invited to Portuguese ship and killed in 1537. Nino da Cunha also attempted to increase Portuguese influence in Bengal by settling many Portuguese nationals were there with Hooghly as their headquarters. नीनो डा कुन्हा ने नवंबर 1529 में भारत में पुर्तगाली हितों के गवर्नर का पद ग्रहण किया और लगभग 1 साल बाद भारत में पुर्तगाली सरकार के मुख्यालय को कोचिन से गोवा स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, नीनो डा कुन्हा ऑफिस ऑफ गवर्नर 1529 में संभाला और उसने बेसिकली एक काम किया जो वो था कि कोचिन को जो कि उन लोगों का हेडक्वार्टर था कोचिन, उसको गोवा में शिफ्ट कर दिया था। गुजरात के बहादुर शाह ने मुगल बादशाह हुमायूं के साथ अपने संघर्ष के दौरान 1534 में अपनी निर्भरता और राजस्व के साथ बेसिन द्वीप को पुर्तगालियों को सौंपकर उनकी मदद की। ठीक है, उसने उन्हें दीव में आधार बनाने का भी वादा किया। हालांकि 1536 में हुमायूं के गुजरात से हटने के बाद बहादुर शाह ने पुर्तगालियों के साथ संबंध खराब हो गए। ठीक है, जब 1539 में हुमायूं गुजरात से हट गया था, ठीक है, उसके बाद हुआ ये कि पुर्तगाली और बहादुर शाह के बीच में जो भी रिलेशंस थे वो खराब हो गए, क्योंकि शहर के निवासियों ने पुर्तगालियों के साथ लड़ाई शुरू कर दी थी। बहादुर शाह विभाजन की दीवार खड़ा करना चाहते थे, तो जो लोकल लोग थे इंडिया के वो भी पुर्तगालियों को पसंद नहीं कर रहे थे एंड जिसका फ़ायदा उठाकर बहादुर शाह एक दीवार खड़ा करना चाहता था टू डिवाइड द थिंग्स। इसका विरोध करते हुए पुर्तगालियों ने बातचीत शुरू की, जिसके दौरान गुजरात के शासक को एक पुर्तगाली जहाज पर आमंत्रित किया गया और 1537 में मार दिया गया। ठीक है, इसके रिटेलिएशन में जो बहादुर शाह पुर्तगालियों को रोकना चाह रहा था, उसके रिटेलिएशन में पुर्तगालियों ने 1537 में अपने शिप पर एक गुजरात के लोकल रूलर को बुलाया और उसे मार दिया। द कुन्हा ने हुगली के साथ अपने मुख्यालय के रूप में कई पुर्तगाली नागरिकों को वहां बसाकर बंगाल में पुर्तगाली प्रभाव बढ़ाने का प्रयास किया। बंगाल में बेसिकली वो पुर्तगालियों के इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहते थे। ठीक है, फेवरेबल कंडीशंस फॉर पोर्चुगीज। ओके, दिस इज लाइक लास्ट स्लाइड इट इज, लेट अस सी। इन इंडिया एक्सेप्टिंग गुजरात विच वॉज रूल्ड बाय द पावरफुल महमूद बेगारा, इसका टेन्योर था 1458 से 1511 तक। द नॉर्दर्न पार्ट वॉज मच डिवाइडेड अमॉन्ग मैनी स्मॉल पावर्स। इन द डेक्कन
The Bahmani kingdom was breaking up into smaller kingdoms. None of the powers had a navy worth its name, nor did they think of developing their naval strength. In the Far East, the imperial decree of Chinese emperor limited the navigational reach of Chinese ships. As regards the Arab merchants and ship owners who until then dominated the Indian Ocean trade, they had nothing to match the organization and unity of the Portuguese. Moreover, the Portuguese had cannons placed on their ships. भारत में गुजरात को छोड़कर जिस पर शक्तिशाली महमूद बेगड़ा, जिसका टेन्योर था 1458 से 1511 तक का शासन था, उत्तरी भाग की कई छोटी शक्तियों के बीच विभाजन था. दिक्कत में बहमनी साम्राज्य छोटे राज्यों में टूट रहा था. किसी भी शक्ति के पास अपने नाम के लायक नौसेना नहीं थी, न ही उन्होंने अपनी नौसैनिक शक्ति को विकसित करने के बारे में सोचा था. सुदूर पूर्व में चीनी सम्राट के शाही फरमान ने चीनी जहाज़ों की नौवहन पहुंच को सीमित कर दिया. ठीक है. इन द फार ईस्ट, द इंपीरियल डिक्री ऑफ चाइनीज एम्परर लिमिटेड द नेविगेशनल रीच ऑफ चाइनीज शिप. ठीक है. चाइनीज शिप्स को उतने परमिशन नहीं मिले थे, तो चाइनीज शिप्स इस जगह तक नहीं पहुंच पाए. जहां तक अरब व्यापारियों और जहाज मालिकों का संबंध है, जो उस समय तक हिंद महासागर के व्यापार पर हावी थे, उनके पास पुर्तगालियों के संगठन और एकता से मेल खाने के लिए कुछ भी नहीं था. ओके. जहाँ तक अरब व्यापारियों और जहाज मालिकों का संबंध है, जो उस समय तक हिंद महासागर इंडियन ओशियन के व्यापार पर हावी थे, उनके पास पुर्तगालियों के संगठन और एकता से मेल खाने के लिए कुछ भी नहीं था. इसके अलावा पुर्तगालियों के जहाज़ों पर तोपें लगी हुई थी, जो अरब और मुस्लिम मर्चेंट्स के शिप्स पर नहीं हुआ करती थी. ओके. सो दिस वाज ऑल फॉर पोर्तुगीज़. नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. स्टे ट्यून्ड. थैंक यू.